अच्छा, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उससे आगे बात करते हैं, ठीक। अब अगर हम इसके डायनामिक्स की बात करें और यहां से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में लेट्स से कि ये आपके पास एक सर्कल है। अगर ऑब्जेक्ट बेटा आपका किसी इस पॉइंट पर है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, और वो मूव करके आ जाता है इस पॉइंट बी पे, माना कि ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ए से जब वो बी पे आया तो उसने यहां कुछ एंगल डिस्प्लेस करा, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, लीनियर मोशन के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। लीनियर मोशन में हमारे पास होती थी बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की जाती थी। लेकिन सर्कुलर मोशन में यहां पर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल स्वेप्ट, एंगल स्वेप्ट बाय अ बॉडी between any two given points on the circumference of circle, ठीक है बेटा। It is the angle swept by the body between any two given points on the circumference of the circle, ठीक है। यस सर। यस सर। अब बेटा यहां पर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इसको हम कह सकते हैं L बाय आर। सो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर। अब यहां बात आ जाएगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इधर हम कह सकते हैं वेलोसिटी के बजाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, तो थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा बाय टी के साथ साथ एल बाय टी, और आर साथ में आएगा क्योंकि थीटा एल बाय आर होता है। नाउ बेटा लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, स्पीड। स्पीड को हमने v से रिप्रेजेंट करा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर, या फिर आप कहें v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। So there is a relation between linear speed and angular speed, ठीक है। यस सर। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच का रिलेशन हुआ v इज इक्वल टू ओमेगा आर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो है एक्सेलरेशन। देखें एक्सेलरेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन को आप लिख सकते थे डी बाय dt या फिर v माइनस यू अपॉन टी। बट यहां पर हम निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, कैसे निकालोगे, एक काम करो, वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन हमारा dv बाय dt होता है, तो एक काम करें v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर को यूज करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो with respect to time. So dv by dt will be equal to d by dt of omega r। अब ध्यान से देखना, सर्कल का रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा। तो dv by dt तो हो गया एक्सेलरेशन,
r कांस्टेंट d ओमेगा बाय dt, तो दिस इज कॉल्ड r अल्फा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया r अल्फा। ठीक है, यस तो रिलेशन हमने बनाया लीनियर स्पीड का एंगुलर स्पीड के साथ v इक्वल टू ओमेगा r, लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ a इज इक्वल्स टू r अल्फा। क्लियर है? यस सर अब बात कर लेते हैं SI यूनिट्स की। देखो जरा, SI यूनिट ऑफ, अब जब हम थीटा की बात करें तो ये कैलकुलेट होगा रेडियंस में, ओमेगा कैलकुलेट होगा रेडियन पर सेकंड में, और अल्फा को हम कैलकुलेट करेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा? हाँ, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा ना। देखो ओके सर देखो, हमने बोला था अल्फा किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बाय dt के। ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, तो अब जब आप उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो दिस बिकम्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ना। यस सर तो ये आपकी SI यूनिट्स होंगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओमेगा हमारा d थीटा बाय dt है, साथ ही साथ अल्फा हमारा d ओमेगा बाय dt है। लेकिन लीनियर मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, v is equals to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square minus u square equal to 2as। तो लाइकवाइज हमारे सर्कुलर मोशन में भी इसी तरह की कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करूं तो यहां से मैं फर्स्ट इक्वेशन निकालूंगा यूजिंग अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt। तो बेटा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा dt होगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, टाइम t1 पे या t इनिशियल पे ओमेगा, कुछ ओमेगा इनिशियल होना चाहिए, टाइम t फाइनल पे ओमेगा हमारा ओमेगा f यानी ओमेगा फाइनल होना चाहिए। तो किसी भी टाइम t1 पर ओमेगा i ओमेगा इनिशियल था, टाइम t2 पर ओमेगा f हमारा ओमेगा फाइनल था। d ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा, ओमेगा i से लेके ओमेगा f तक इक्वल टू अल्फा, t का इंटीग्रेशन हो, dt का इंटीग्रेशन होगा t, ti से लेकर ts तक। So this will be omega final minus omega initial is equal to alpha t final minus t initial। अब ध्यान से देखें, इस इक्वेशन का स्केलेटल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, यस सर तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यस सर नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन के लिए बेटा फिर से मैं इसको यूज करूंगा यूजिंग ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय dt। अब अगर मुझे डी थीटा बाय dt यहां पर यूज करना है तो डी थीटा
इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट करेंगे थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल। तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा आपका ये क्या है, ओमेगा फाइनल, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, कहां से कहां तक, T1 से लेके T2 तक, लिख सकते हैं ना। यस सर। भाई किसी एक पॉइंट पर अगर आपने कहा कि आपकी कुछ इनिशियल आपका एंगल है θ1 या θi, थोड़ी देर के बाद वो θ2 हो सकता है। जैसे कि मान लिया कि ये मेरा रेफरेंस था, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट A, इट इज इनिशियली एट θi, थोड़ी देर के बाद इट बिकम्स हियर। तो अब रेफरेंस से ये एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया ना, या θ फाइनल हो गया ना। तो उसी लिहाज से देखा जाए कि अगर वो यहाँ पर टाइम t इनिशियल पे था तो इधर टाइम t फाइनल पे होगा कुछ, तो हमने उसको लिखा थीटा फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t इनिशियल टू t फाइनल प्लस अल्फा एज इट इज, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t फाइनल माइनस ti प्लस ऑफ हाफ अल्फा t फाइनल स्क्वायर माइनस t इनिशियल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन भी एग्जैक्टली वैसी ही है जैसा कि आपकी सेकंड इक्वेशन दिखती है आपको, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को, ये ओमेगा है ही, ये t को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस हाफ अल्फा अपनी जगह, ये t स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। सेम स्केलेटन बन रहा है इक्वेशन का। यस सर। प्रतीक क्लियर है? यस सर। सरस्वती, Yes, sir. वर्षा क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो जो Board clear इंटीग्रेशन कर दो। करके अपॉन 2 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों साइड का। कहाँ बेटा? सर वैसे दोनों इक्वेशंस में जो इंटीग्रेशन जब करेंगे फाइनल और इनिशियल का। इंटीग्रेशन करा तो दिस इज t स्क्वायर बाय 2 ना। यस सर, तो वो दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं कैंसिल क्यों हो जाएगा, हमने हाफ बाहर निकाल लिया ना बेटा, ये रहा। सर मैं फर्स्ट इक्वेशन का भी पूछ रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में तो t2 आएगा ही नहीं कहीं से भी। तो नहीं आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, फिर से समझो। फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ओमेगा ही तो होगा, ठीक है। तो दिस विल बी ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट रहेगा, dt का इंटीग्रेशन तो t होगा फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। यस सर, आप समझ गया। तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा t फाइनल माइनस t इनिशियल। क्लियर सर। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं बेटा? यस सर। अच्छा देखो, अब बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो पहले यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट क्लियर कर देंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt। अगर मैं इसको d थीटा से मल्टीप्लाई करूं और d थीटा से डिवाइड कर दूं तो इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू
डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं ना। यस सर। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, यानी इसको आप लिख सकते हो अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, यस सर। अब अल्फा डी थीटा आपने जब लिखा तो डी थीटा की लिमिट्स यहां आपने अप्लाई करी, इंटीग्रेट करेंगे इसको थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक इक्वल टू, अब बेटा ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जब आप करते हो अब स्क्वायर आएगा। ठीक है, so this will be omega initial to omega final, so this becomes alpha theta final minus theta initial is equal to omega square by 2 with limits omega initial to omega final। तो ये बन जाएगा 2 times of alpha theta final minus theta initial is equal to omega final square minus omega initial square। ठीक है, यस सर। तो ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है ध्रुव, समझ में यस आया? सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लियर हो गई होंगी और ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन बी एंड आर, बी और ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा, है ना। चलो अब एक काम करते हैं, बोर्ड क्लियर कर दूं, पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब सर्कुलर मोशन में हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन कितनी होती है और नेट एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी एक्ट कर रही होती है, ये सब चीजें। अब एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है क्या सर्कुलर मोशन। जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है एक्सेलरेशन आप उसी डायरेक्शन में निकाल देते हो, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता बेटा। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है। मान लें कि हमारे पास ये एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, ये सेंटर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, और यहां उसकी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो देयर आर अच्छा, हमने कहा कि एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और उसमें जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती है सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, यस सर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलावा एक एक्सेलरेशन और होती है सर्कुलर मोशन में विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और इसको बोला जाता है AC, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, नेट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो नेट एक्सेलरेशन होगा आपके पास अंडर द रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AC AT
cos थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, तो नेट होगा आपके पास अंडर द रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सो दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, Yes, अब sir. यहां पर बहुत आसान होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जनरली क्वेश्चन में दे रखी होती है, एंड द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, जिस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे नहीं निकलती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, यानी लीनियर स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। अब ये V स्क्वायर बाय R आया कैसे? ठीक है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि हमारे पास सर आप म्यूट हो गए। सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करा और एंगल कितना स्वीप करा, ये एंगल स्वीप करा थीटा। ठीक है, सर आप बीच में म्यूट हो गए थे। अच्छा चलो फिर से देखो, एक्चुअली वो फोन आ गया था, वो अभी देखा मैंने। अच्छा, हमने कहा कि एक बॉडी है सर्कुलर पाथ पर, इनिशियली वो पॉइंट ए पर है, ठीक है, उसके बाद वो मूव करके चली जाती है पॉइंट बी पे। ठीक, अब जब वो पॉइंट बी पे चली गई बेटा, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो मैं यहां से ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखा जाए तो r यहाँ पर एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के दो आपके पास कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको आप कहेंगे rx और इसको आप कहेंगे ry, क्योंकि r वेक्टर को हम ऐसा ही लिख सकते हैं ना, rx i कैप प्लस ry j कैप लिख सकते हैं। यस सर। तो आप rx की वैल्यू निकालेंगे, तो rx की वैल्यू आएगी आपके पास r cos थीटा, ये हमने रेजोल्यूशन से सीख ही रखा है। ry की वैल्यू आएगी r sin थीटा, ये भी हमने रेजोल्यूशन से सीखा हुआ है। तो r वेक्टर तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो Yes, sir. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है dr बाय dt, यानी d बाय dt ऑफ r cos थीटा। अब एक और बात, हमने ओमेगा सीखा था अभी, किसके बराबर था? थीटा बाय टी। तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, d बाय dt ऑफ r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब r तो कांस्टेंट है, r को बाहर निकाल लो, तो दिस विल बी r d by dt ऑफ cos ओमेगा t i कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा r, अंदर मिल गया, माइनस ऑफ ओमेगा sin ओमेगा t i कैप प्लस ओमेगा cos ओमेगा t j कैप। देखो ध्यान से, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो ओमेगा साथ आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, तो ओमेगा साथ आ जाएगा। ठीक है, इधर से ओमेगा बाहर निकाल लो, तो v वेक्टर विल बी इक्वल टू r ओमेगा d बाई dt ऑफ, या r ओमेगा इनटू माइनस ऑफ साइन ओमेगा t i कैप प्लस cos ओमेगा t j कैप। लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। तो वेलोसिटी पता लग गई, लेकिन हमें तो निकालनी थी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी देखना,
हम एक्सेलरेशन किसके अलाउंग निकाल रहे हैं, आर के अलाउंग, और कहाँ आनी चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt। तो देखो d by dt ऑफ आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर ही रख लें आर ओमेगा, तो d by dt ऑफ माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आर ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। लिख सकते हैं, यस अच्छा इस पूरे में से माइनस ओमेगा कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बच जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, और अंदर अब इस r को भी अगर हम लोग अंदर ही ले जाएं तो ये हो जाएगा r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, हो जाएगा, यस सर बट ये क्या था, देखो इधर r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी जे कैप, ये किसके बराबर था, r वेक्टर के बराबर था ना। यस सर तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू r वेक्टर। यस सर तो इन मैग्नीट्यूड a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r हो गया, हाँ सर नेगेटिव साइन शो कर रहा था, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां आई, आर के अलाउंग, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, यस सर अब इस एक्सप्रेशन में a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर में हमें पता है b किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के, तो आप ओमेगा की जगह v बाय आर पुट कर सकते हो, तो एक्सेलरेशन देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर से आर कट गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर। आ गया बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस सर ठीक है, अब जो फोर्स एक्ट करती है सर्कुलर पाथ पर अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए सेंट्रीपिटल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यस सर क्या इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, यस सर। संस्कृति क्लियर है बेटा, वर्षा Yes, sir. ठीक है, एक बार 2 मिनट लगाओ इसको गो थ्रू करो एक बार, फिर भी कोई डाउट होता है तो पूछो बेटा, फिर स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कल।
हो गया। करें बेटा वर्टिकल सर्कल शुरू। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। देखो जरा, ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है। मान लिया कि ये सेंटर, और सेंटर से हमने यहां पर एक बॉडी को सस्पेंड किया हुआ है। लेट्स से कि इसका रेडियस है r, बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड्स एक्ट करता है टेंशन ऊपर। अब इसको वर्टिकल सर्कल पे ले जाने के लिए हमने एक वेलोसिटी प्रोवाइड की u। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वेलोसिटी u आप प्रोवाइड कर रहे हो, इस वेलोसिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ये इस लूप को जस्ट कंप्लीट करे। ठीक है। अब आप किसी बॉडी को अगर वर्टिकल सर्कल में मूव कराना चाहो तो कितनी भी स्पीड से रोटेट करा सकते हो, वो करेगा। लेकिन जब आप चाहते हो कि वो जस्ट कंप्लीट करे तो इनिशियल वेलोसिटी एक लिमिटिंग वैल्यू हो गई वहां पर, है ना। हाँ सर। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं देनी है आपने, ज्यादा पे तो कर ही जाएगा, बट हम चाहते हैं कि हमें वो लिमिटिंग वैल्यू पता लगे, जिससे थोड़ा सा भी अगर कम होगा, मान लो कि एक फ्रैक्शन भी अगर कम हुआ तो लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है। यस सर। तो लेट्स से कि इस पॉइंट के ऊपर ये है हमारा पॉइंट एल, लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। तो एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी इंटू जीरो, क्योंकि एट द लोएस्ट पॉइंट हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई। एट लोएस्ट पॉइंट एच तो 0 हो गया ना बेटा। और एनर्जी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इट्स हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया। तो एनर्जी एट एल विल बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है। यस सर। नाउ लेट्स से दिस इज सम अदर पॉइंट P, यहां पर भी वेट mg डाउनवर्ड्स, this is mg cos theta, this is mg sin theta, ये टेंशन एक्ट कर रहा है। और बेटा इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी mv स्क्वायर बाय r। अभी हमने इससे पहले वाले केस में देखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सर्कल में, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, and that force is balanced by its component centrifugal force, और वो हमेशा बाहर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है। नाउ टेंशन अगर अंदर जा रहा है तो mv स्क्वायर बाय r बाहर की तरफ आएगा। ओके सर।
तो यहाँ पर टोटल एनर्जी अगर मैं इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करूं तो टोटल एनर्जी एट P, देखो E total will be equal to या EP will be equal to हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ जा रही होगी, प्लस mg, हाइट कितनी गेन करी उसने, ये देखो, अगर ये उसने कुछ हाइट h गेन करी थी तो बाकी कितना बच गया r माइनस h, ठीक है, यस सर, और एंगल स्वीप करा था थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही था, सो दिस विल बी mgh। तो अगर मैं दोनों को यहां पर कंपेयर कर दूं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, half mu square will be equal to half m v square plus mgh। यस सर, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हाफ m से हाफ m दोनों तरफ से कट जाएगा, तो u स्क्वायर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh, ये इक्वेशन बन जाएगी एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यस सर, ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दो, यहां पर टेंशन देखते हैं, टेंशन एट P, टेंशन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, दिख रहा है mg cos थीटा और mv स्क्वायर बाय r सेम डायरेक्शन में है, टेंशन अपोजिट में, तो ये दोनों का सम टेंशन के बराबर हो जाएगा, यस सर, तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इन दिस ट्रायंगल OPM, तो इन ट्रायंगल OPM cos theta is equals to r minus h upon r, देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस हो गया ना, r minus h अपॉन हाइपोटेन्यूज r, ठीक है, यस सर, तो मैं इसको लिख सकता हूं टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mgr माइनस h अपॉन r। एक काम करो, m बाय r यहां से कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा v स्क्वायर प्लस gr माइनस gh, लिख सकते हैं ना, यस सर, लेकिन फ्रॉम 1 v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रॉम 1 t इज इक्वल्स टू m बाय r, v स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस gr माइनस ऑफ 2gh और माइनस ऑफ gh, तो माइनस ऑफ 3gh हो गया बेटा, यस सर, देखो v स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 2gh इधर आ जाएगा, दिस विल बी u स्क्वायर माइनस 2gh, तो u स्क्वायर माइनस 2gh में यहाँ पुट करूंगा तो u स्क्वायर अपनी जगह आएगा, 2gh माइनस में तो माइनस 2gh माइनस gh के साथ 3gh बना देगा gr एज इट इज, ठीक है, यस सर, तो ये बन गया हमारे पास टेंशन का एक इक्वेशन। अब ये जो टेंशन की इक्वेशन है ना, यही सब चीजें हमसे कैलकुलेट करवाएगी, देखना ध्यान से, हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अगर मुझे निकालनी पड़े बेटा, तो एक बात बताओ, when it is just looping the loop, when it is just looping the loop, so tension at the highest point is just greater than 0, अगर वो 0 हो जाता तो नीचे गिर जाती, लेकिन just greater than 0 होगा तो वो अपने लूप पे वापस आ जाएगा ना, चलता रहेगा ना उसी लूप पे, हाँ सर, तो मैं यहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं
tension at the highest point is just greater than equal to 0 and due to this fact TH आपका किसके इक्वल होगा? देखो ध्यान से, TH is equal to m by r u square plus gr minus of 3g. हाईएस्ट पॉइंट के लिए हाइट कितनी हुई लोएस्ट पॉइंट से? ये r था तो ये भी r, तो 2r हो गया। यस सर। यानी L से H तक जाने में उसने कितनी हाइट गेन करी? 2r। तो मैं H की जगह पे 2r लिख सकता हूं। यस सर। तो ये बन जाएगा m by r u square plus gr minus of 6gr greater than equal to 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये m by r तो इनइक्वालिटी से इधर चला जाए तो 0 हो जाएगा। सो वी हैव u square minus of 5gr just greater than equal to 0। यस सर। तो आपका u square is greater than equal to 5gr, यानी u is just greater than equal to under the root 5gr होगा। यस सर। तो हमें यहां से कंडीशन मिल गई कि बेटा ये जो u की वैल्यू है अगर ये रूट 5gr से कम हुई तो वर्टिकल सर्कल परफॉर्म ही नहीं होगा। मिनिमम रूट 5gr तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके सर। So this is the velocity at lowest point. अब अगर मुझे velocity at highest point निकालनी है तो बहुत आसान है। एक काम करो, using 1 फॉर्मूला था u square is equal to v square plus 2gh। u की वैल्यू क्या है? रूट 5gr, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5gr माइनस ऑफ 2g, हाईएस्ट पॉइंट के लिए h कितना? 2r इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो 5gr माइनस 4gr इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई अंडर द रूट gr, ठीक है। यस सर। तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम अंडर रूट 5gr, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी मिनिमम अंडर द रूट gr, ठीक है। यहां से एक छोटी सी चीज और कई बार बोर्ड में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बेटा आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लेता है, और वो है कि डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है। या वो कहता है कि प्रूव करो दिस इज 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। अब देखना, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट हमने निकाल ही लिया था, कितना आया था? ये रहा TH हमने निकाला था m by r u square माइनस ऑफ 5gr। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एट लोएस्ट पॉइंट हाइट 0 हो जाती है, तो आपका रिलेशन बन जाएगा m by r u square प्लस gr। देखो यहाँ पे u square, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें अगर, तो देखो ध्यान से, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे हाइट 0 कर दें अगर हम लोग, तो 3gh खत्म हो जाएगा, बचा क्या? u स्क्वायर प्लस gr, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ से TL माइनस TH कैलकुलेट करो, TL माइनस TH, m by r कांस्टेंट निकाल लो बाहर। अब u स्क्वायर प्लस gr माइनस ऑफ u स्क्वायर प्लस 5gr, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस बिकम्स TL माइनस
TH is equals to m by r into 6gr, r से r गया 6 mg hence root, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट और टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आपका 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी होता है। अच्छा, यहां से अगर मैं आपसे ये कहूं, आपने लोएस्ट पॉइंट को निकाल ली, हाईएस्ट पॉइंट को निकाल ली, यहां निकाल के बताएं एट पॉइंट ए वेलोसिटी, तो देखो जरा फिर से यही इक्वेशन यूज करेंगे एट पॉइंट ए u square is equal to va square plus 2gh। अब यहां से लेके L से लेके A तक उसने कितनी हाइट गेन करी, R के बराबर ना, ये परपेंडिकुलर है तो R के बराबर हाइट गेन कर रहा है ना। Yes, sir. H is equal to R, तो U की वैल्यू थी √5gr, तो अंडर रूट 5gr का स्क्वायर हो गया 5gr माइनस ऑफ 2ghr के बराबर इज इक्वल टू va स्क्वायर, तो va इज इक्वल टू 3gr अंडर द रूट, यानी यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 3gr। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब एक और पॉइंट ले लो, लेट्स से कि मैं यहां निकाल लूं, ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट सी। ये एंगल उसने स्वीप करा 30 डिग्री। जब वो एंगल 30 डिग्री स्वीप कर रहा है तो हाइट टोटल कितनी हो गई एट पॉइंट सी, देखना ध्यान से, ये हाइट उसने गेन करी, साइन थीटा से हम हाइट निकालेंगे, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन आर, आर तो हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू r by 2, साइन 30 की वैल्यू r by 1/2 होती है। Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये वाली लाइन कर दो ना, डॉटेड लाइन ये वाली, और L से देखें तो उसने टोटल हाइट कितनी गेन करी, r प्लस r by 2, है ना। नहीं हुआ क्लियर? Clear है, sir. कोई नहीं, इसको साइड से रब कर दूं, यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं, लिखने में आसानी हो जाएगी मुझे भी और आपको समझ आ जाएगा। देखो, फ्रॉम पॉइंट L टू C, H किसके बराबर हो गया, R प्लस R by 2, यानी 3R by 2, ये हमने R by 2 कैलकुलेट कर लिया, तो U स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस 2G, H की जगह लिख दिया 3R by 2, ठीक है, इससे ये कट गया, U कितना था 5GR माइनस ऑफ 3GR इज इक्वल टू VC स्क्वायर, तो VC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2GR, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ रूट 5GR था, यहाँ रूट 3GR था, यहाँ रूट 2GR हो गया और यहाँ रूट GR हो गया, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. तो जब ये अपोजिट साइड पे आएगा यहाँ पर, यहाँ फिर से कितना हो जाएगा रूट 3GR और मैक्सिमम फिर से हो जाएगा रूट 5GR। तो जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी लूज कर रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है। Okay, sir. यहां तक का पार्ट क्लियर है? Yes, sir. इसको पढ़ेंगे बेटा, वीडियो दोबारा देखना और अपने नोट्स बनाना, लिखोगे तब क्लैरिटी आएगी, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है।
ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। सर कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं? कल? हाँ बताओ, रख सकते हैं। सर रख लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सर नेक्स्ट चैप्टर हम अभी नहीं होगा या कब होगा? अभी होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें नेक्स्ट ही चैप्टर स्टार्ट होगा। सो कल अगर पढ़ना है तो कर सकते हैं। ठीक है, कल शाम को मैं बता दूंगा किस टाइम रखनी है क्लास, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रहेगा। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है बेटा।